अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट लार्ज एंड complex tables into small and simple tables. But why we do normalization? अगर हमारा रिलेशन नॉर्मलाइज ना हो तो हमारा जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में तीन तरह के प्रॉब्लम राइज करते हैं: इंसर्ट नॉर्मली, अपडेट नॉर्मली और डिलीट नॉर्मली। इंसर्ट नॉर्मली का मतलब ये है कि हम कोई डेटा अपने टेबल में इंसर्ट ना कर सकें या फिर उसको इंसर्ट करने की वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। अपडेट अनोमली से मुराद ये है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करें तो उसकी वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए या फिर हमें अपने डेटा को अपडेट करने के लिए मल्टीपल रोज को अपडेट करना पड़े। डिलीट नॉर्मली से मुराद ये है कि हम अगर किसी अनयूज किसी ऐसे डेटा को डिलीट करें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसकी वजह से कोई दूसरा डेटा डिलीट हो जाए जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अपने कॉम्प्लेक्स टेबल्स को स्टेप बाय स्टेप सिंपल और स्मॉल टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ये टोटल 6 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है और हर स्टेप को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ये हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले अपने टेबल्स को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करते हैं, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करते हैं और इसी तरह फिर हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक अपने टेबल्स को सिंपल से सिंपल करते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये डिक्टेट करता है कि हमारे कॉलम्स के अंदर डेटा टाइप्स को मिक्स नहीं किया जाएगा, यानी एक ही कॉलम के अंदर हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारा डेटा एक ही फॉर्मेट में इंसर्ट किया जाएगा। दूसरा, हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें कोई प्राइमरी की जरूर मौजूद हो। प्राइमरी की से मुराद ये है कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमारे टेबल्स के अंदर हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तीसरा, हम इसमें ये मेक श्योर करते हैं कि हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा वैल्यूज को हम रिपीटिंग ग्रुप का नाम भी देते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स कोड, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम और इंस्ट्रक्टर डेजिग्नेशन एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे इस टेबल की कोई प्राइमरी की मौजूद नहीं है और प्राइमरी की ना होने की वजह से अगर आप देखें यहाँ पर तो ये एक की दो स्टूडेंट्स को असाइन कर दी गई है, तो दो स्टूडेंट्स एक ही आईडी नहीं रख सकते। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट रिकॉर्ड। When you query from the table, you will get two records and you will get an ambiguous form of information कि आप किस डेटा रिकॉर्ड को दुरुस्त तस्वुर करेंगे और किस रिकॉर्ड को आप गलत तस्वुर करेंगे। डेटाबेस इज वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी हार्ड टू मेंटेन। फ्यूचर में अगर आप अपडेट करना चाहें या डेटा डिलीट करना चाहें तो आपको आईडी के अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन भी जरूरत होगी। सिमिलरली, अगर आप इस टेबल के ऊपर गौर करें तो इसको क्यूरी करना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेट का फॉर्मेट है
वो इनकंसिस्टेंट है, तीनों कॉलम्स में जो फॉर्मेट है वो एक जैसा नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमारे जो कोर्स कोड और कोर्स नेम है वहां पर मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप यहां से सही तरीके से क्यूरी नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप इंस्ट्रक्टर के टेबल कॉलम में देखें तो यहां पर भी मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्यूरी करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एआई का कोर्स कौन से इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए क्यूरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने टेबल की एक प्राइमरी की बना लेते हैं। जब हम प्राइमरी की बनाएंगे तो हमारे ये रिपीटिंग ग्रुप्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इस टेबल में हमने दो एट्रीब्यूट्स को बतौर प्राइमरी की सिलेक्ट किया है, एक कोर्स आईडी, एक कोर्स कोड और दूसरा स्टूडेंट आईडी। अब आप देखें तो हर टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड के अंदर एटॉमिक वैल्यू मौजूद है हर सेल की। और दूसरा हमने ये किया है कि हमने जो डेटा टाइप्स हैं उनको कंसिस्टेंट बना दिया है। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आप डेटा टाइप्स वहां पर बता देते हैं और साथ में आप उसका फॉर्मेट भी बताते हैं। तो इट इज वेरी रेयर कि आपके टेबल्स के अंदर एक से ज्यादा फॉर्मेट का डेटा मौजूद हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ना तो कोई रिपीटिंग ग्रुप है और ना ही किसी कॉलम के अंदर कोई इनकंसिस्टेंट वैल्यू मौजूद है, यानी हर कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं वो एक ही डेटा टाइप से ताल्लुक रखती हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे तब्दील करें। टू कन्वर्ट अ टेबल इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट वी विल मेक श्योर के हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। दूसरी चीज हम जो इसमें इंश्योर करेंगे वो ये है कि हमारे टेबल में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स ए और बी पर मुश्तमिल है और मेरे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स, वाई और z हैं। तो इनमें से हर एक को डिटरमिन करने के लिए हमें दोनों एट्रीब्यूट्स की जरूरत हो। यानी अगर हमारे टेबल में कहीं कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसे हम सिर्फ a से डिटरमिन कर सकें या सिर्फ b से डिटरमिन कर सकें, तो इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो टेबल है उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। सो अगर आप इस टेबल को एनालाइज करें तो यहां पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ को अकेले डिटरमिन कर सकती है। सिमिलरली कोर्स कोड जो है ये कोर्स का नाम, इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, बीपीएस और डेजिग्नेशन को अकेले डिटरमिन कर सकती है। क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड से मिलकर बनी है, लिहाजा ये दोनों सिचुएशंस पार्शियल की तरफ इशारा देती हैं। इसको खत्म करने के लिए हम अपने टेबल को स्प्लिट करते हैं। हम स्टूडेंट आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ को एक अलहदा टेबल में ले जाते हैं और जो हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उनको अलहदा टेबल में ले जाते हैं। बट नाउ आप देख सकते हैं कि वी मिस द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट कोर्स। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए या दोनों को रिलेट करने के लिए हम एक नया टेबल बनाते हैं जिसे हम स्टूडेंट कोर्स का नाम देते हैं, जिसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड रहेगा और ये दोनों हम प्राइमरी की बना देते हैं। तो अब हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। The second table we got from the first step was course table. अगर आप कोर्स टेबल में देखें
तो इसमें कोर्स कोड, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम, बीपीएस और इंस्ट्रक्टर डेजिग्नेशन मौजूद हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं वो ये है कि अगर आप नया कोर्स ऐड करना चाहते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू ऐड न्यू कोर्स until you have information about its instructor. सिमिलरली अगर आप कोई नया इंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहते हैं तो आपको नया इंस्ट्रक्टर ऐड करते हुए भी कोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोर्स के लिए हमने कोई इंस्ट्रक्टर हायर नहीं किया तो आप नया कोर्स ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने किसी इंस्ट्रक्टर को हायर किया है लेकिन उसको कोई कोर्स असाइन नहीं किया तो आप उसको भी इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली लेट्स सपोज आप इसमें से इस कोर्स को डिलीट कर देते हैं, कोर्स नंबर 601 AI, दिस विल cause loss of information about डॉक्टर अनवार। आप ना सिर्फ इस कोर्स को लूज कर देंगे बल्कि ये इंफॉर्मेशन भी आप क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। सो इट इज पॉसिबल कि आपके डिपार्टमेंट में AI का कोर्स मजीद ना पढ़ाया जा रहा हो, बट इट डज नॉट डिक्टेट्स दैट कि डॉक्टर अनवार भी चले गए हैं। अगर आप मिस्टर अहमद के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इसे मल्टीपल रोज में अपडेट करना पड़ेगा। ये भी हमारे पार्शियल डिपेंडेंसी है क्योंकि हमारे जो कोर्स की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कोर्स कोड के ऊपर डिपेंड कर रही है और जो इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर के ऊपर, इंस्ट्रक्टर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने टेबल को मजीद स्प्लिट करेंगे और कोर्स का एक नया टेबल बनाएंगे और इंस्ट्रक्टर का एक नया टेबल बनाएंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्टूडेंट कोर्स का टेबल बनाया था, एक नया टेबल बनाएंगे कोर्स इंस्ट्रक्टर का जिसमें कोर्स कोड और इंस्ट्रक्टर आईडी को हम बतौर प्राइमरी की के इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये कोर्स कोड हमारी प्राइमरी की है, यहाँ पर कोर्स स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड प्राइमरी की है, तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फर्दर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पर हमारे जो कोर्स कोड है उसी से हम इंस्ट्रक्टर आईडी को डिटरमिन कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड, ये दोनों प्राइमरी की का हिस्सा है। हमारे पास राइट साइड के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, कोई डिपेंडेंट कॉलम नहीं है। इस टेबल में देखें तो इसकी जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स इंस्ट्रक्टर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इस टेबल के अंदर जो कोर्स नेम है वो कोर्स कोड पर डिपेंड कर रहा है और इस टेबल के अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ये चेक करते हैं कि हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। द रिलेशन मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे टेबल में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर इस इंस्ट्रक्टर के टेबल को केयरफुली देखें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम, बीपीएस और इंस्ट्रक्टर डेजिग्नेशन मौजूद हैं। लेट्स सपोज मिस आयशा प्रमोट होती हैं और उनको नया बीपीएस असाइन कर दिया जाता है जो कि 18 है, लेकिन अगर हम उसका डेजिग्नेशन चेंज ना करें तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्केल, लेक्चरर का जो स्केल है वो 17 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल 18 है और एसोसिएट प्रोफेसर का स्केल 19 है। अगर आप इसका स्केल 18 करेंगे तो आपको इसका डेजिग्नेशन भी तब्दील करना पड़ेगा। It means that the designation is dependent on BPS and BPS
is not a primary key. सो यहां पर आप देखें कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस तरह की डिपेंडेंसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम एक टेबल नया क्रिएट करेंगे जिसे हम बीपीएस या डेजिग्नेशन का टेबल कह सकते हैं। अब हमारे जो इंस्ट्रक्टर का टेबल है उसके अंदर इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम और बीपीएस मौजूद है, जबकि जो हमारा बीपीएस का टेबल है उसमें बीपीएस और उससे रिलेटेड डेजिग्नेशन मौजूद हैं। सो अब यहां पर अगर आप देखें कि मैं अगर इस रिकॉर्ड को 17 से 18 कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली इसका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बिकॉज बीपीएस इज फॉरेन की इन दिस टेबल। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म ये एक स्ट्रिक्ट वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड थिंग दैट वी डिटरमिन इज एवरी डिटरमिनेंट मस्ट बी अ सुपर की। सुपर की is an attribute or set of attributes that uniquely identifies our record in table. सो जरूरी नहीं है कि वो जो सुपर की है वो प्राइमरी की हो, बट जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सुपर की होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर इफ x डिटरमिन y देन x मस्ट बी अ सुपर की। अगर हम अपने इन टेबल्स को देखें तो इसमें जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सुपर कीज हैं। मिसाल के तौर पर इन दिस टेबल वी कैन डिटरमिन स्टूडेंट नेम बाय द स्टूडेंट आईडी एंड द स्टूडेंट आईडी इज अ सुपर की बिकॉज द प्राइमरी की इज आल्सो अ सुपर की। Similarly, we can determine date of birth of a student from student ID and student ID is a super key. So here you can see that course name is determined by course name and the course name is course code is super key. In this table, we can determine instructor name and BPS using instructor ID and the instructor ID is super key. Similarly, in this table, we see that there is no non-key attribute, there is no dependent attribute. So no determinant here. In this table, we can see that instructor ID is determined by course code, which is a super key, and the designation is also determined by BPS, which is a super key. So our table is already in Boyce code normal form. The next is fourth normal form. Fourth normal form is dictates that कि हमारा जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में हो और हमारे रिलेशन के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। इस चीज को वाजे करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, द टेबल इज अबाउट स्टूडेंट लैंग्वेजेस एंड हॉबीज, जिसमें हमने स्टूडेंट उसके लैंग्वेजेस और हॉबीज को रिकॉर्ड किया है। Here you can see that languages and hobbies are not related, but for every student, for every hobby, we have to repeat the information of language. यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट 1 जो है वो दो हॉबीज में इंटरेस्टेड है और वो एक लैंग्वेज बोलता है, यानी यहाँ पर वो इंग्लिश बोलता है, तो हमें अपनी हर हॉबी के लिए इस एट्रीब्यूट का डाटा रिपीट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो हॉबी है वो तो एक है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है, तो हमें हर लैंग्वेज के लिए अलग-अलग इसको
रिपीट करना पड़ता है। Because they are not related to each other, the data becomes redundant due to unnecessary relationship. हमने यहाँ पर इन तीनों को बतौर प्राइमरी की के इस्तेमाल किया हुआ है, बट इस रिलेशन में लैंग्वेज और हॉबीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सो डेटा बिकम्स रिडंडेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इस तरह के टेबल्स को फिर हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट आईडी और लैंग्वेजेस में। सॉरी टू से मैं इसमें टेबल ऐड करना भूल गया। और दूसरा हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट हॉबी का, जिसमें हम स्टूडेंट आईडी और उसकी हॉबीज को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ इस एक टेबल से हमने दो टेबल बना लिए। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ स्टूडेंट आईडी से डिटरमिन होती हैं और हॉबीज भी किससे डिटरमिन होती हैं, स्टूडेंट आईडी से। बट जो डेटा है हमारे पास वो रिडंडेंट नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं फॉर वन वी हैव क्रिकेट, फॉर वन वी हैव फुटबॉल, for 2 we have badminton, and for 3 we have cricket. Now in languages table, for 1 we have English, for 2 we have Urdu and English. Similarly for 3 we have Urdu and English. In both relation, both of the attributes are part of the primary key. So now the table is in fourth normal form. Next is the fifth normal form. फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम अगर टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो टेबल है वो ऑलरेडी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेबल में देखें तो हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, सप्लायर आईडी, पार्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारा जो सप्लायर है वो पार्ट प्रोड्यूस करता है और हर सप्लायर जो है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए वो पार्ट्स प्रोवाइड करता है। सो पार्ट्स आर रिलेटेड टू सप्लायर एंड प्रोजेक्ट बोथ। अगर हम इस टेबल को स्प्लिट कर सकें जिससे हमारे टेबल की जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो लूज ना हो तो हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर आ सकता है। अगर आप इन तीन टेबल्स को देखें तो यहाँ पर हमने सप्लायर और पार्ट्स को एक टेबल में लिख दिया है, सप्लायर और प्रोजेक्ट का जो रिलेशन है उसको एक टेबल में कर दिया है और पार्ट्स और प्रोजेक्ट का जो रिलेशन है उसको एक टेबल में कर दिया है। अगर हम इन तीनों रिलेशन को आपस में ज्वाइन कर दें, अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो हमारा जो फाइनल रिलेशन है it will be R1 joined by R2 and joined by R3 और हमारी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर लूज नहीं होगी।